नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड के एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था की टीम की लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़र्क्स का बहरूपिया लड़ाई के बीच में ही सो जाता है और तब आस्था और मिमोसा अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रिस्टल को बचाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था उन लोगों पर हमला करने लगता है वैसे ही वो एक ट्रैप में फंस जाता है और जब वो ओपोनेंट्स उन पर हमला करने लगते हैं तभी वो ट्रैप्स एक्टिवेट होकर उनका हमला उनकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे वो ओपोनेंट्स नीचे गिर जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि वो मैजिक जेरिक्स का ही होता है और वो क्रिस्टल को तबाह करके अपनी टीम को जिता देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं अगली फाइट मैग्ना की टीम की होती है जिसमें सोल और उसका भाई मैग्ना की टीम में होते हैं। तब यहाँ मिमोसा का भाई अपनी तारीफें कर रहा होता है जिससे आस्था और मैग्ना बहुत तंग आ जाते हैं। तब मैग्ना उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब मिमोसा का भाई कहता है, इतने निराश मत हो, मुझे पता है कि तुम मेरे जितने खूबसूरत नहीं हो, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम इतने अगली हो। और तब हम देखते हैं सोल भी उसकी बातों से परेशान हो जाती है। तब आस्था सोचता है क्या ये लोग सच में एक टीम बन पाएंगे। तब मिमोसा का भाई मिमोसा से कहता है, तो क्या मिमोसा तुम यहाँ पर मेरी ब्यूटी की तारीफ करने आई हो। तब मिमोसा कहती है, मुझे तो नहीं ऐसा लगता है और वैसे भी मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ। तब वो कहता है, आखिरकार तुम मेरी ब्यूटी को कैसे इग्नोर कर सकती हो, क्या तुम बीमार हो। तो चलो फिर मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। तब मिमोसा कहती है, मैं नहीं, तुम बीमार हो और मैं सच में चाहती हूँ कि तुम अगला मैच हार जाओ। तब आस्था सोचता है, मिमोसा का भाई तो सच में बहुत अजीब है और मिमोसा को देखकर लग रहा है कि इसे झेलने में बहुत मुश्किल होती है। तब आस्था उसे हाय कहता है। तब मिमोसा का भाई अजीब सा फेस बनाकर कहता है, तो तुम हो वो आस्था, मुझसे इस तरह कैजुअली बात मत करो, तुम बहुत अगली हो। मैं तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही नहीं देख सकता और तुम्हारे मसल्स तो और भी ज्यादा अगली हैं। ऊपर वाले ने इसे पहले ही ब्यूटीफुल बना रखा है तो इसे ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है और ट्रेनिंग सिर्फ वीक ही करते हैं। तब आस्था कहता है, मैं पहले बहुत वीक था क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक नहीं था, इसीलिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया था। चाहे ये मसल्स अगली हो पर यही मेरे वेपन्स हैं। और वो फिर से आस्था की बेइज्जती करने लगता है। तब मिमोसा कहती है, मैं अब सच में चाहती हूँ कि तुम ये राउंड जीत जाओ क्योंकि इसके बाद मैं और आस्था मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। तब यहाँ यूनो उसके बारे में पूछता है। तब नोएल कहती है, वो मिमोसा का बड़ा भाई है और अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो वो एक बेकार इंसान है। तब क्लाउस कहता है, ये कोई सही तरीका नहीं है किसी को इंट्रोड्यूस करने का, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो कोरल पीकॉक्स का वाइस कैप्टन है। तब यहाँ किंग कहते हैं, आखिरकार मुझे कितना वेट करना होगा, जल्द से जल्द नेक्स्ट मैच स्टार्ट करवाओ। और तब विजिट किंग अगला मैच स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था और उसकी टीम वापस जा रही होती है और वो मैग्ना के मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब ज़र्क्स कहता है, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, पर क्या तुम्हें एहसास भी है कि जो भी इस मैच को जीतेगा उसके साथ हमें लड़ना पड़ेगा। तब आस्था कहता है, ज़र्क्स तुमने उस मैच में कहा था कि तुम यहाँ जीतने की बजाय कुछ और करने आए हो। तब ज़र्क्स कहता है, मैंने कहा था कि वो झूठ है। तब आस्था कहता है, तुम्हें हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम मुझे जितना मर्जी परेशान करते हो, पर अब हम टीममेट्स हैं और तुम स्ट्रॉन्ग भी हो, तो अगर हम इकट्ठे काम करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। तब ज़र्क्स हंसते हुए कहता है, तो चलो फिर तुम्हें दोबारा से चारा बनना होगा। तब आस्था कहता है, साथ में काम करने का मेरा ये मतलब नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना अपने मैजिक से हमला करना स्टार्ट कर देता है और अकेले ही लड़ाई के मैदान में कूद जाता है। और यहाँ विजिट किंग उसके मैजिक को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब किंग कहते हैं, ये तो एक कॉमनर है और ये बिना प्लान के आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये किसी काम का नहीं है। और तब हम देखते हैं एक अपोनेंट मैग्ना के रास्ते में आ जाता है और तब मैग्ना कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया है पर लगता है मुझे तुमसे पहले तुम्हारे मैजिक का खात्मा करना होगा। तब मिमोसा का भाई आकर कहता है, ये लड़ने का कितना बेकार तरीका है, तुम कुछ ज्यादा ही मैजिक यूज कर रहे हो। तुम्हारे पास क्लोज और लॉन्ग रेंज दोनों टाइप का मैजिक है पर तुम्हारा मैजिक तो रो रहा है। तुम्हें अपने एनिमी के मैजिक को समझना होगा और तुम्हें अपने अंदर के मैजिक को खुद को गाइड करने देना होगा और उसके बाद सही टाइम आने पर अपने मैजिक से हमला करना होगा। और तब मैग्ना उसकी सलाह के बारे में सोचने लगता है और हम देखते हैं मैग्ना अपने मैजिक को सही तरीके से यूज करके अपने अपोनेंट को हरा देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं सोल यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और तभी एक अपोनेंट उसके मैजिक से बनाए हुए गोलम को दलदल में फंसा देता है और तब वहाँ मिमोसा का भाई आ जाता है और वो कहता है, आखिरकार क्यों मैं इतने बेकार और सिंपल माइंडेड लोगों के साथ फंस गया हूँ। तुम्हारा मैजिक गोलम्स को क्रिएट करने
करना है और उसके बाद तुम उन्हें सर्टेन ऑर्डर्स दे सकती हो। पर इतना बड़ा गोलम बनाने का क्या फायदा है? तुम्हें तो इसे स्प्लिट करके इसे छोटे छोटे पार्ट्स में रखना चाहिए ताकि तुम अपने अपोनेंट को कंफ्यूज कर सको। क्या तुम अपने मैजिक से ये कर सकती हो? और तब हम देखते हैं सोल उसकी बात मानकर अपने अपोनेंट को पकड़ लेती है। तब मिमोसा का भाई कहता है, अब मुझे क्रिस्टल को गार्ड करना चाहिए जिससे मैं खूबसूरत और अनहार्म्ड रहूंगा। और तब हम देखते हैं एक अपोनेंट मैग्ना के टीम के क्रिस्टल पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं मिमोसा का भाई अपने मैजिक को यूज करके चारों तरफ चेरी ब्लॉसम के पत्तों को फैला देता है और हम देखते हैं उसके साथ इल्यूजन्स भी क्रिएट होने लगते हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और तब उनके अपोनेंट को उसके इल्यूजन की वजह से उनकी सही पोजीशन पता नहीं लग रही होती। और तब यहाँ मिमोसा का भाई अपने मैजिक से मैग्ना और सोल के लिए अपोनेंट के क्रिस्टल तक पहुँचने का एक सीधा रास्ता बना देता है और वो दोनों मिलकर उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं जिससे वो टीम जीत जाती है। तब मैग्ना और सोल कहते हैं, चाहे ये बहुत ज्यादा बेकार है पर इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और इसी की वजह से हम जीत पाए हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। आखिरकार हम अगली लड़ाई जीतेंगे कैसे? तब यहाँ क्लाउस कहता है, उसने पहले अपने मैजिक से एक इल्यूजन क्रिएट किया ताकि वो अपने अपोनेंट को कंफ्यूज कर सके और उसके बाद उसने लड़ाई के मैदान में पत्ते बिखेर दिए जिस वजह से वो किसी का भी मैजिक डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद उसने अपने टीममेट्स के लिए उस क्रिस्टल तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता बनाया। और ये तभी हो सकता है जब तुम एक रॉयल्टी हो और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों इसे कोरल पीकॉक्स का वाइस कैप्टन बनाया गया है और क्यों ये अगला कैप्टन बनने वाला है। तब आस्था कहता है, क्या तुमने देखा? ये तो सच में तुम्हारा भाई है। तब मिमोसा का भाई कहता है, चुप कर जाओ बेकार लड़के। तो फिर अब तुम मेरे अगले अपोनेंट हो और तुम तो कोई मैजिक भी नहीं यूज कर सकते, तो मेरा स्पेल तो तुम्हें आराम से हरा लेगा। और तब आस्था उससे बहस करने लगता है पर यूनो उसे शांत रहने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं अगले मैच की अनाउंसमेंट हो जाती है जिसमें फिनरल और लियो की टीम पार्टिसिपेट कर रही होती है। तब लियो कहता है, चलो फिर इन्हें जल्द से जल्द मेरे फ्लेम मैजिक से हरा दे। तब हेमन कहता है, नहीं, हमें इनके ऊपर मेरे ग्लास मैजिक से हमला करना चाहिए। तो चलो फिर मिमोसा की भाई की तरह इस काम को ब्यूटीफुली कंप्लीट करें। तब लियो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तो अभी जाकर इन्हें अपने फायर मैजिक से उड़ा दूंगा। तब फिनरल कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ की अटैक स्ट्रेटेजी संभालूंगा। मेरा स्पेशल मैजिक हमारी मूवमेंट में हमारी बहुत मदद करेगा, तो इसलिए हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी मैंने ब्लैक बुल्स के साथ इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, तो अब मैं इतनी आसानी से हारूंगा नहीं। और तब वो दोनों फिनरल के साथ टीम अप करने के लिए मान जाते हैं। तब एक पर्सन सोचता है, लियो और हेमन बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं और कहता है, तो चलो फिर उस ब्लैक बुल को सबक सिखाई। पर हम देखते हैं फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से लियो को उसके अपोनेंट के करीब पहुंचा देता है। तब लियो सोचता है, इसका स्पेशल मैजिक सच में बहुत ज्यादा काम आ रहा है। और तब हम देखते हैं जैसे ही दूसरा पर्सन अपने मैजिक से लियो पर हमला करता है, हम देखते हैं फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसे बचा लेता है और उसका मैजिक अपने ही साथी को जख्मी कर देता है। और तब लियो फिनरल की मदद से दूसरे आदमी पर भी हमला कर देता है। तब वो पर्सन सोचता है, ये लोग तो बड़ी समझदारी से अपने हमले को चूज कर रहे हैं। उस स्पेशल मैजिक यूजर को सच में इस बैटलफील्ड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। और तब यहाँ हेमन सोचता है, उसे पता है कि हमारा मैजिक सबसे ज्यादा बेस्ट कहाँ काम कर रहा है और वो हमें उसी परफेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्लैक बुल्स के पास कोई इतना अच्छा है। आखिरकार उन्होंने इसे इतना छुपा कर क्यों रखा था। और तब वो अपने हमले से उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है और तब लियो फिनरल के स्पेशल मैजिक को यूज करके उस क्रिस्टल पर हमला कर देता है जिससे वो क्रिस्टल टूट जाता है। तब फिनरल सोचता है, शुक्र है हम जीत गए, ये तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी वाला काम है। तब हेमन सभी के लिए खाना ले आता है। तब लियो उसे सबसे ज्यादा खाना खाने के लिए कंपटीशन करने के लिए कहता है। तब यहाँ आस्था फिनरल को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये ब्लैक बुल्स तो जूनियर नाइट्स होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस स्क्वाड ने तो सच में इस साल बहुत कमाल कर दिया है। तब यहाँ लैंग्रेज सोचता है, ये उस आदमी के लिए बुरा नहीं है जो कि हाउस ऑफ वॉर्ड के लिए एक कलंक हो, पर अब मैं इस दुनिया को दिखाने जा रहा हूँ कि हमारी पावर्स में कितना डिफरेंस है। और तब हम देखते हैं
अगला मैच सैके और लैंग्रेस की टीम का होता है। तब सैके डर के मारे सोच रहा होता है कि या तो सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर कैप्टन जैक ने कहा था कि मैं एक नूबी को चांस देना चाहता हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तब यहाँ फ्लैगल कहती है, क्या तुम ठीक हो? देखो, ब्लैक वुल्स के सभी लोगों ने भी बहुत कमाल कर दिखाया है, तो तुम भी ये कर पाओगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी स्ट्रांग होगे। तब सैके अपनी तारीफ करने लगता है और उसे अपना मैजिक दिखाने लगता है। तब लैंग्रेस कहता है, ये एक अच्छा प्लान लग रहा है। और तब हम देखते हैं उनके ओपोनेंट टीम ने अपने क्रिस्टल को पूरी तरह से सील कर दिया होता है। और तब वो पर्सन देखता है लैंग्रेस और सैके उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और तब उनके आसपास ट्रैप स्पेल एक्टिवेट हो जाते हैं। पर हम देखते हैं लैंग्रेस अपने स्पेशल मैजिक से उनके क्रिस्टल को एक बारी में ही काट देता है। तब यह नोवेल कहती है, इसने तो स्पेस को ही काट दिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं सैके जाकर सीधा ट्रैप्स में फंस जाता है। तब आस्था सोचता है, इसका मैजिक तो सच में कमाल का है, क्या मैं सच में ऐसे मैजिक को काट पाऊंगा? और तब हम यहाँ देखते हैं फ्रैगल सैके को हील कर रही होती है। तब लैंग्रेस फिनरल से कहता है, तुम्हारा मैजिक सिर्फ ट्रांसपोर्ट के काम आता है और मेरा मैजिक किसी चीज को भी काट सकता है, तो इसलिए अगले मैच में मेरे रास्ते में आने के पहले सोच लेना, और अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हें क्या खोना पड़ जाए। माँ और पापा की बात तो छोड़ ही दो, पर कोई और होगा जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तब फिनरल कहता है, मुझे पता है, और अगर मैं इससे बचना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हें हराना होगा। तब लैंग्रेस कहता है, तुम अभी भी नहीं सुधरे मेरे। लैंग्रेस अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए उस मैच को मिनटों में ही खत्म कर देता है और उसे अपने रास्ते में ना आने की धमकी देता है। और तब फिनरल भी उसके खिलाफ जीतने की बात करता है। और तब यहाँ फिनरल उस बात को सोचकर डर रहा होता है। और तब हम देखते हैं रॉयल गार्ड अगला मैच स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करता है। और हम देखते हैं कि एक टीम का एक मेंबर गायब होता है और उसका नाम वहाँ पर एक्स लिखा होता है। तब किंग कहते हैं, अगर तुम लोगों ने अपना तीसरा साथी नहीं ढूंढा तो हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और तब रॉयल गार्ड उस एक्स नाम के व्यक्ति को बुलाने लगता है। और तब हम देखते हैं वो व्यक्ति कोई और नहीं एक्वाडियर का कैप्टन रिल होता है। तब वो सारे कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कैप्टन यहाँ कर क्या रहा है। तब कैप्टन रिल कहता है, क्या मैंने कोई गलती की है? मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कैप्टन अलाउड नहीं है। तब विजिट किंग कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सोचते हैं, ये तो कमाल की बात है, अब तो मैं रिल का मैजिक भी देख पाऊंगा। और सभी लोगों से कहते हैं, सभी कॉम्पिटिटर्स शांत रहें और आप इसे इस तरह से सोचें कि आपको एक कैप्टन को हराने का मौका मिल रहा है। तब कैप्टन रिल कहता है, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्वाडियर इस बार लास्ट आया था, तो इसलिए मैं उसका इम्प्रेशन ठीक करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी हारूंगा नहीं। तब एक बूढ़ा आदमी आकर वहाँ कहता है, आपके इस उत्साह को देखकर मेरी आंखों में आंसू ही आ गए हैं। तब आस्था सोचता है, आखिरकार इतना तेज बुड्ढा आया कहाँ से? और तब हमें बताया जाता है कि वो रिल की फैमिली का बटलर है। और तब कैप्टन रिल आस्था को हाय कहता है। और तब हम देखते हैं वॉल्टर आस्था को घूर रहा होता है, जिससे आस्था और मिमोसा डर जाते हैं। तब वॉल्टर आस्था को चाय पकड़ाते हुए कहता है, तो वो आप हैं, मास्टर रिल के सच्चे दोस्त मास्टर आस्था। मैंने आपके बारे में उनसे बहुत कुछ सुना है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मास्टर के फ्रेंड बने हैं। प्लीज आप इस चाय को पी लीजिए। तब आस्था जैसे उस चाय को पीता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, ये चाय इतने उत्तम दर्जे की है कि मैं इसके स्वाद को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तब वॉल्टर कहता है, मैं तो अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे स्वामी रिल के मित्र भी बनेंगे। मुझे तो लगा था ऐसा कभी नहीं होगा। और रोने लगता है। तब कप्तान रिल वॉल्टर को शांत रहने के लिए कहते हैं। तब मुकाबला शुरू करने की घोषणा हो जाती है। तब कप्तान रिल कहते हैं, तो चलो फिर आज मैं अपनी सबसे अच्छी तस्वीर बनाऊंगा। और तब कप्तान रिल आकाश को देखकर अपनी चित्रकारी के बारे में सोचने लगते हैं और अपने साथियों को इसके बारे में बताने लगते हैं। पर हम देखते हैं उनके साथियों को उनकी कोई भी वार्तालाप समझ नहीं आ रही होती। और तब कप्तान रिल उनको अपना साथ देने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं दुश्मन दल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से गुहार लगा रहे होते हैं।
तब सभी लोग ये दृश्य देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं। तब यूनो कहता है, ये आकाश को देखने में इतने व्यस्त थे कि सीधे दुश्मनों के जाल में ही फंस गए। तब यहाँ दुश्मन दल का एक साथी कहता है, क्या एक कप्तान को हराना हमारे लिए सही होगा? तब उसका दूसरा साथी कहता है, ये एक मुकाबला है, तो इसलिए हम इस मुकाबले को जीतने में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। और तब हम देखते हैं दुश्मन दल के सभी लोग एक साथ अपनी जादुई शक्तियों को मिलाकर एक्वाडियर के कप्तान पर हमला कर देते हैं। तब कप्तान रिल उनके जादू को देखकर सोचते हैं, इनका जादू कितना मनमोहक है और इन्हें अच्छी तरह से पता है कि इन्हें अपने जादू का किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये लड़ाई का मैदान तो सच में एक बहुत अच्छा कैनवस है। देखो वोल्टर, मुझे इसमें रंग भरने की इच्छा हो रही है। और तब हमें 4 वर्ष पुराना दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं रिल के फैमिली के नौकर उसकी जादुई शक्तियों की वजह से तंग होते हैं। और तब एक औरत कह रही होती है कि जब से इन्हें अपनी जादुई किताब प्राप्त हुई है, तब से इन्होंने अपने जादू को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया है। तब यहाँ कप्तान रिल की माँ कह रही होती है कि ये लड़का मेरी कोई बात नहीं मानता है। ये बस पूरा दिन अपने कमरे में बैठा बैठा चित्रकारी ही करता रहता है। मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये तो पूरी तरह से दानव बन चुका है। अब तो तुम मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि काश तुम पैदा ही ना हुए होते। और तब हम यहाँ देखते हैं कप्तान रिल चित्रकारी ना अच्छी बनने के कारण अपने कमरे को पूरी तरह से तबाह कर देता है और कहता है, आप मुझे और मेरी चित्रकारी को कभी नहीं समझ सकते। और तब वोल्टर कप्तान रिल से मिलने आता है। पर कप्तान रिल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होते और कहते हैं, आखिरकार क्यों मैं एक अच्छी चित्रकारी नहीं बना पा रहा हूँ। ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है और मुझे कोई नहीं समझता है। और तब वोल्टर कैप्टन रिल को थप्पड़ मारता है। और तब कैप्टन रिल देखते हैं वोल्टर का बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। और तब वोल्टर कहता है, शुक्र है आपने मेरी तरफ देखा। क्या आपको दर्द हो रहा है? जब लोग जख्मी होते हैं तब उन्हें दर्द होता है और इसलिए वो हर्ट होने से डरते हैं। और वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाते, तो इसलिए वो उसके पास भी नहीं जाना चाहते। पर अगर आप ये चाहते हो कि कोई आपको समझे, तो पहले आपको उन्हें समझना होगा। आपने इन पिक्चर्स के लिए बहुत मेहनत की है, तो क्या आप नहीं चाहते कि कोई और भी इन्हें देखे? पर अगर मैं सच कहूँ तो ये छोटा सा कैनवस आपके टैलेंट को नहीं संभाल सकता, जिस वजह से लोगों को आपको समझने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि अक्सर टैलेंट को लोग समझ नहीं पाते। पर मैं जानता हूँ कि आपको एक दिन ऐसा कैनवस जरूर मिलेगा जहाँ पर आप अपने पूरे मैजिक को अपनी पूरी पावर से यूज कर पाओगे। तो उसके लिए आपको मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करना होगा और मुझे पूरा यकीन है आपको ऐसा कैनवस जरूर मिलेगा जिसे आप एंडलेसली पेंट कर पाएंगे और तब आप एक मास्टरपीस क्रिएट करेंगे। तब कैप्टन रिल कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? तब वोल्टर हाँ कहता है। तब कैप्टन रिल कहते हैं, ठीक है, फिर मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और तब वो दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। और तब हम देखते हैं अगले दिन कैप्टन रिल बिना किसी को बताए मैजिक नाइट एग्जाम के लिए निकल जाते हैं। और तब यहाँ वोल्टर सोचता है, आपने अपने टैलेंट के दम पर मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया है और अब आप हिस्ट्री के सबसे छोटे कैप्टन बन चुके हैं। आपके परिवार को आप पर बहुत गर्व है। तब यहाँ कैप्टन रिल सोचते हैं, ये कैनवस सच में बहुत बढ़िया है। और वोल्टर, मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी अल्टीमेट पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जिसकी वजह से मैं वो बन पाया हूँ जो मैं आज हूँ। तब वोल्टर हमें बताता है, मास्टर की पिक्चर मैजिक की एक क्वालिटी है कि ये किसी भी मैजिकल एट्रीब्यूट को रिक्रिएट कर सकती है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल अपनी पावर से उन दोनों को हरा देते हैं। तब नोएल कहती है, इसने तो उन दोनों के स्पेल के ऑपोजिट एट्रीब्यूट से उन पर हमला किया है। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। तब वोल्टर सोचता है, मास्टर के दुश्मन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज्यादा उनकी क्रिएट करने की इच्छा बढ़ती जाएगी। और तब वोल्टर कैप्टन रिल की पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब यहाँ उनका ओपोनेंट सोचता है, आखिरकार ये कैसे हो गया? और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल का साथी उन्हें कैसे आजाद कर देता है और उनकी पेंटिंग की तारीफ करने लगता है। और तब दूसरा साथी उनके ओपोनेंट का क्रिस्टल तोड़ देता है और हम देखते हैं कैप्टन रिल की टीम जीत जाती है। और तब यहाँ कैप्टन रिल अपनी पेंटिंग को एग्जामिन कर रहे होते हैं और ये देखकर उनके साथी बहुत शॉक हो रहे होते हैं। और तब वोल्टर इन सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल उस बैटलफील्ड को छोड़ नहीं रहे होते
तब उनके साथी उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और तब हम देखते हैं अगला मैच क्लाउस और उसकी टीम का होता है और लक इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब क्लाउस कहता है, लक, ये मैच रॉयल नाइट्स की सिलेक्शन के लिए है, तो इसलिए तुम्हें सीरियस होना होगा और एक लीडर के तौर पर मैं तुम्हें अकेले जाने से मना करता हूँ। और तब हम देखते हैं उन दोनों को बहस करते हुए देखकर उनकी तीसरी साथी सोचती है, क्या ये दोनों मेरे साथी हैं? मुझे तो लगता है इस टीम को मुझे अकेले ही जिताना होगा। तब क्लाउस अपनी न्यू टीममेट को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब आस्था और मिमोसा उसके लिए चीयर करते हैं। तब यूनो कहता है, अगर आप हारेंगे तो मैं आपको सीनियर बुलाना बंद कर दूंगा। तब क्लाउस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और तब क्लाउस अपने टीम मेंबर्स को अपने अपोनेंट टीम के एक आदमी पर ध्यान रखने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं रॉयल गार्ड लड़ाई शुरू होने है। अगला मैच नोवेल और नोवेल के भाई की टीम के बीच होता है और हमें वहाँ दिखाया जाता है कि कैसे उसका भाई नोवेल को बचपन से ही बहुत ज्यादा तंग किया करता था। और हम देखते हैं नोवेल उसे हराकर अपने आप को साबित कर देती है। और तब नोवेल का भाई नोवेल से हारकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ इलेक्टोरा कहता है, यूनो ने तो अपने स्पिरिट मैजिक का यूज भी नहीं किया और ना ही वो इतना सीरियस था, और फिर भी उसने मेरे सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल को बहुत आसानी से हरा दिया। और तब यहाँ आस्था यूनो को जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और चाबी उसके खाने के लिए कुछ लेकर आती है। और तब यूनो उसे खाकर उसकी तारीफ करता है। और तब हम देखते हैं ये सुनते ही चामी अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती और बेहोश हो जाती है। और तब यहाँ एन नोवेल की तारीफ करता है और नोवेल भी उसे अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। और तब एन नोवेल की प्रेज करते हुए कहता है, तो चलो फिर अगले मैच को भी इसी तरह अच्छे से लड़े। और तब नोवेल सोचती है, शुक्र है उस माना स्किन ट्रेनिंग के कारण मैं अपने मैजिक को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाई और मैं इसी तरह अब आगे बढ़ूंगी और एक दिन रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट हो जाऊंगी। तब विज़र्ड किंग इन सभी मैचेस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब किंग सोचते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दो कॉमनर्स जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था वो पहले फेज को पास कर चुके हैं। पता नहीं ये कब हारेंगे। और तब विज़र्ड किंग सेकंड फेज को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं विज़र्ड किंग के ऑर्डर पर उस ग्राउंड की सारी शेप को चेंज कर दिया जाता है। और तब विज़र्ड किंग कहते हैं, अगर तुम अलग अलग सिचुएशन को फेस करोगे तो हमें ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि आप किस तरह अलग अलग सिचुएशंस को कितने अच्छे से फेस कर सकते हो। तो चलो फिर अब फाइट को स्टार्ट किया जाए। और तब हम देखते हैं अगला मैच आस्था और मैग्रा की टीम के बीच होता है। तब मिमोसा का भाई आस्था से कहता है, तैयार हो जाओ, बेकार से लड़के मैं तुम्हारा नामो निशान मिटाने वाला हूँ। तब मिमोसा कहती है, चुप कर जाओ और तुम हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब जर्क्स कहता है, लगता है हम इस बार रॉयल्टी के खिलाफ है, पर चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना टीम वर्क बहुत अच्छे से करेंगे। तब आस्था कहता है, जब ग्राउंड चेंज हुआ तब तुम बहुत चिंता में लग रहे थे और मुझे लगता है ये इसलिए था क्योंकि तुमने पिछले ग्राउंड में बहुत सारे ट्रैप्स लगा रखे थे। तब जर्क्स सोचता है, अब मुझे ध्यान आया, ये लड़का तो दूसरों की की रीड कर सकता है। और कहता है, तुमने सही कहा, मैंने कल ही ग्राउंड पर बहुत सारे ट्रैप्स सेट किए थे क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तब मिमोसा सोचती है, ये इन्फॉर्मेशन तो सीक्रेट होनी चाहिए थी। आखिर का ये है कौन जिसे इतना सब कुछ पता है। तब आस्था कहता है, अगर तुमने वो सारे ट्रैप्स कल लगाए थे तो इसका मतलब तुम चीटिंग कर रहे थे। तब जर्क्स कहता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन रखना एक एबिलिटी होती है और यहाँ पर कोई ऐसा रूल भी था जहाँ पर ये लिखा हो कि हम एक दिन पहले ट्रैप्स नहीं लगा सकते। तब आस्था कहता है, तो कम से कम हमें तो बताओ कि वो ट्रैप्स है कहाँ ताकि हम अपने आप को तो बचा सके। तब जर्क्स कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि इससे दुश्मनों को भी अपने ट्रैप्स के बारे में पता लग जाएगा। तब आस्था कहता है, चलो ठीक है फिर मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा। तब यहाँ फिनरल और वेनिसा कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये लोग अब किस बात पर लड़ रहे हैं। तब गॉर्डन कहता है, लोगों का कहना है कि जितना ज्यादा आप लोग लड़ोगे उतना ज्यादा आप एक दूसरे के करीब होते जाओगे। तब जर्क्स कहता है, क्या तुम सच में अपने इस छोटे से दिमाग से कुछ सोच पाओगे? तब मिमोसा कहती है, आस्था का दिमाग छोटा नहीं है, बस उसकी हाइट ही छोटी है। तब आस्था कहता है, सही कहा। रुको, क्या कहा? और तब उन दोनों टीमों के बीच में मैच स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट हो जाती है। तब यहाँ मिमोसा का भाई कहता है, मिमोसा, लगता है तुम इतने पुअर मैजिक वाले लोगों के साथ रह रह के अपने आप को खो चुकी हो, पर चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें इन सब से आजाद कर दूंगा।
और तब वो चेरी ब्लॉसम और अपने इल्यूजन मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब मिमोसा सोचती है उसने अपना मैजिक स्टार्ट कर दिया है। चाहे मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि इस स्पेल को कैसे तोड़ा जाता है। तब जर्क सोचता है इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें बस वेट करना होगा ताकि वो हमारे ट्रैप मैजिक में फंस जाए। तब आस्ता सोचता है ये कितनी कमाल की स्पेल है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये अब आखिरी चारा बचा है। और तब आस्ता अपनी नई पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तब विज़र्ड किंग सोचते हैं लगता है यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और तब हम देखते हैं आस्ता अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तब मिमोसा सोचती है आखिरकार ये क्या है? ये मैजिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है और ये ऊपर से बहुत ज्यादा डरावना है। और तब हम देखते हैं आस्ता उस चेरी ब्लॉसम और जर्क्स के ट्रैप को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और तब सभी लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ ही देर में पूरा मैदान साफ हो जाता है। तब मिमोसा का भाई कहता है आखिरकार ये किस तरह की पावर है? और तब यहाँ सोल भी आस्था का ये करिश्मा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया? तब आस्था कहता है मुझे अब लग रहा है कि तुम अपने दिल से बोल रहे हो, तो चलो आओ साथ में लड़ते हैं। तब यूनो सोचता है आस्था दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। लगता है अब वक्त आ गया है जब मैं अपनी लिमिट्स को पुश करूं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं लगता है आस्था ने कुछ नया सीखा है। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे? तुमने तो मेरे सारे ट्रैप्स को हटा दिया। तब आस्था हंसते हुए कहता है लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे। चलो फिर अब कुछ ऐसा सोचो जिससे हम पूरी ईमानदारी से जीत सके। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं अपनी पावर से उन्हें हरा देते? तब आस्था कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस पावर को अब कुछ टाइम तक यूज नहीं कर पाऊंगा। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुम इस बात को लेकर इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तब आस्था कहता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक टीम की तरह काम करें, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कल यहाँ पर ट्रैप्स लगाए थे और अब तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें हमें साथ लेना होगा। हम सभी यहाँ रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट होने आए हैं ताकि हम द आई ऑफ मिडनाइट सन के खिलाफ लड़ सके, और ये काम हम में से कोई भी अकेला नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर मैं पावरफुल लोगों के साथ मिलकर दूसरे पावरफुल लोगों को हराने आया हूँ। और तब हमें जर्क्स का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ उसके फादर उसे जोरा बुलाते हैं और कहते हैं मैजिक नाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर वो लोग भी अकेले नहीं लड़ सकते, तो इसलिए उन्हें अपने साथियों पर विश्वास करना होता है ताकि वो खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन से बच सके। तब आस्था कहता है हम अब जिसके खिलाफ है वो एक रॉयल्टी है और कोरल पीकॉक्स का वाइस कैप्टन है, तो इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत से उसके साथ लड़ना होगा। तब जोरा कहता है मेरा भी उस रॉयल के साथ दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए मेरे गोल को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा यूज करूंगा। तब आस्था कहता है जब तक हम लोग साथ काम कर रहे हैं तब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जोरा कहता है जैसे कि तुम लोग जानते ही हो, मेरा मैजिक एट्रीब्यूट ऐश है और मेरी स्पेशलिटी ट्रैप स्पेल्स है, पर जैसे ट्रैप्स तुमने देखे थे उन्हें मैं एकदम नहीं बना सकता क्योंकि उन्हें बनाने के लिए बहुत सारा टाइम और मैजिक लगता है, और इसी चीज से उन ट्रैप स्पेल्स की पावर पर असर होता है। तो इसलिए मैंने उन सभी को पूरी रात जाकर इस मैदान में लगाया था और फिर तुमने उसे ऐसे ही उड़ा दिया। तब आस्था उस बात के लिए सॉरी मांगता है। तब जोरा कहता है तो अगर अब देखा जाए तो अब मैं बस 3 तरह के ट्रैप स्पेल्स को ही यूज कर सकता हूँ, जिसमें से पहले से मैं लोगों को ट्रैप कर सकता हूँ और दूसरे स्पेल के जरिए उन्हें गड्ढे में गिरा सकता हूँ, और तीसरा लास्ट है लैंड माइन स्पेल, और वो सारे एक बार ही एक्टिवेट होने के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं, और अगर मैं ज्यादा पावर से इन्हें ना बना पाया तो ये इतने भी इफेक्टिव नहीं होंगे। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तब यहाँ मिमोसा का भाई कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस कॉमनर ने मेरे ब्यूटीफुल स्पेल को ऐसे ही काट दिया। तब मैग्ना कहता है मुझे तो इसके बारे में पहले से ही पता था क्योंकि वो कब से इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे समझ आ गया है आस्था, तुम सभी को बताना चाहते हो कि किसी को भी कॉमनर्स को कम नहीं समझना चाहिए, पर तुम ये मत भूलो कि मैं भी एक कॉमनर हूँ। जिसे सुनकर मिमोसा का भाई चौंक जाता है और उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं किसी कॉमनर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं इन सभी को अकेले ही संभालूंगा।
तो इसलिए तुम लोग यहाँ पर रहकर क्रिस्टल का ख्याल रखना। तब मैग्ना कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तब मिमोसा का भाई सोचता है, कॉमनर्स के अंदर बहुत कम मैजिक होता है, जिसका मतलब ये है कि उनकी पावर्स रॉयल्टी के सामने कुछ भी नहीं होती, इसलिए उन्हें हमारे साथ स्टेज शेयर करने का कोई हक नहीं है। और तब वो सभी के मैजिक को सेंस करने लगता है और सोचता है, मिमोसा हमारे क्रिस्टल की तरफ बढ़ रही है और जर्क्स भी यहीं कहीं आसपास है, पर आखिरकार वो कॉमनर कहाँ गया? और तब हम देखते हैं आस्था अचानक से उसके सामने आ जाता है और तब मिमोसा का भाई आस्था पर हमला कर देता है और तब आस्था खुद को उसके स्पेल से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं उसे फिर भी चोटें आ रही होती हैं और तब वो वहाँ से भाग जाता है और तब थोड़ी दूर जाके उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है। तब मिमोसा का भाई अपने मैजिक से जोरा के ट्रैप्स को देख लेता है और अपने क्लोज को भेजकर उन ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इन ट्रैप्स में फंस जाऊंगा? और अब तुम उस जगह पहुंच गए हो जहाँ पर तुम अपनी तलवार को अच्छे से घुमा भी नहीं सकते और ना ही तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता है। और हम देखते हैं जैसे ही मिमोसा का भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, हम देखते हैं वो आस्था के बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता है। तब मिमोसा का भाई कहता है, पर मैंने तो सारे ट्रैप्स को खत्म कर दिया था। तब जोरा कहता है, सही कहा, पर इस ट्रैप को हमने अपने हाथों से खोदा है। और तब मिमोसा का भाई जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, हम देखते हैं आस्था अपनी तलवारों को लेकर उस गड्ढे में कूद जाता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जोरा से कहता है, आखिरकार हमने एक टीम की तरह हम देखते हैं अगला मैच फिनरल और उसके भाई की टीम के बीच होता है और वेनिसा फिनरल के बालों को सेट कर रही होती है। तब मैग्ना कहता है, क्या तुम मेरे बाल भी सेट कर दोगी? तब वेनिसा कहती है, मैं किसी लूजर के बाल बिल्कुल भी सेट नहीं करूंगी। तब मैग्ना गुस्सा हो जाता है। तब लक उसे कहता है, तुम्हें एक लूजर की तरह शांत रहना चाहिए। और तब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आस्था जैसे ही उन्हें रोकने के लिए बीच में आता है, वो दोनों अपनी पावर्स को आस्था के ऊपर ही फायर कर देते हैं और तब सभी लोग उन सभी के कारनामों को देख रहे होते हैं। तब नोएल कहती है, बस करो, तुम लोग हमारी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो। तब यहाँ फिनरल परेशान हो रहा होता है और वेनिसा उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। तब फिनरल कहता है, मैंने आज तक अपने भाई को किसी भी चीज में नहीं हराया है। तब वेनिसा कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ लड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि तुम आस्था को मिलने के बाद चेंज हो चुके हो और उसी वजह से मैं भी चेंज हो गई हूँ और मैंने उस चीज से लड़ाई की है जिसे मैं काफी सालों से इग्नोर कर रही थी और मेरा यकीन करो कि तुम इतनी आसानी से नहीं हारोगे। तो चलो तुम उसे दिखा दो कि तुम कितने कमाल के हो। और तब सभी लोग फिनरल को चीयर कर रहे होते हैं और तब आस्था कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि कैप्टन यामी भी तुम्हारे लिए चीयर कर रहे होंगे। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी बाथरूम में बैठे हुए सभी को अपनी लिमिट्स को बढ़ाने के लिए कह रहे होते हैं। तब यहाँ लैंग्रिस फिनरल से कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तब फिनरल कहता है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा हूँ और देखना मेरी टीम तुम्हारी टीम को जरूर हरा देगी। तब लैंग्रिस कहता है, तो चलो देखते हैं कि कौन ताकतवर है और अगर तुम्हें चोट लग जाए तो मुझे कुछ मत कहना। तब फिनरल अपने टीममेट से लैंग्रेस को खुद संभालने की बात करता है और वो दोनों इस बात की मंजूरी दे देते हैं। और यहाँ वेनिसा सोच रही होती है, मुझे पूरा यकीन है फिनरल, तुम इसे जीत सकते हो। और तब हम देखते हैं यहाँ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और तब यहाँ फिनरल अपने दोनों साथियों को उनके क्रिस्टल को तबाह करने के लिए कहता है और तब हेमन अपने ग्लास मैजिक से अपोनेंट के क्रिस्टल को ढूंढने लगता है और तभी वो देखता है लैंग्रेस और सैकी उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। और तब यहाँ लैंग्रेस सैकी को उसे एनिमी के बेस तक पहुंचाने के लिए कहता है और सोचता है, तुमने हाउस ऑफ वॉर्ड को शर्मसार किया है तो इसलिए मैं तुम्हें आज जीतने नहीं दे सकता। और तब हमें फिनरल और लैंग्रेस का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वीक मैजिक होने के कारण फिनरल की स्टेप मदर उसे बेटा भी नहीं मानती है और उसके फादर उसे कहते हैं, आखिरकार तुम इस मामूली से स्पेल से क्या कर लोगे? तुम्हें लैंग्रेस की तरह अटैक स्पेल सीखना चाहिए। और तब यहाँ फिनरल की स्टेप मदर उसका लैंग्रेस के साथ कंपैरिजन करके उसकी बेइज्जती कर रही होती है और यहाँ फिनरल के फादर भी उसकी साइड नहीं ले रहे होते। तब लैंग्रेस सोचता है, ये चाहे मेरे से बड़ा हो
पर फिर भी ये मुझसे कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। और तब हम देखते हैं फिनरल के फादर फिनिस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं ये हाउस ऑफ वोर्ड के अगले हेड से शादी करेगी। ये बीमार है जिस वजह से इसे घर के अंदर ही रहना पड़ता है और क्लोवर किंगडम के किंग इसके अंकल हैं जिस वजह से ये रॉयल्टी से बिलोंग करती है और इसका मैजिक बहुत कमाल का है। और तब हम देखते हैं फिनरल उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है पर लैंग्रेस को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तब यहाँ लैंग्रेस की माँ उसे फिनिक्स के साथ अच्छे से रहने के लिए कहती है पर हम देखते हैं वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। तब यहाँ फिनिक्स फिनरल से कह रही होती है मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरी जैसी बीमार और बड़ी लड़की से शादी करनी पड़ रही है। तब फिनरल कहता है आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपसे शादी करके तो कोई भी लड़का बहुत खुश होगा। वह मेरा छोटा भाई इस घर का हेड बनेगा तो इसलिए आपको उससे शादी करनी पड़ेगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत खुश रखेगा और मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और तब फिनिक्स कहती है आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपके साथ थोड़े ही टाइम से हूँ पर मुझे इतने टाइम में पता लग चुका है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने भाई से भी अच्छे जादूगर बनेंगे। तब यहाँ लैंग्रेस सोचता है आखिरकार इस लड़की की ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार ये खुद को समझती क्या है। तब यहाँ लैंग्रेस सोच रहा होता है कि उस बेवकूफ ने घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाया और वो किसी भी तरह मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। और तब हम देखते हैं लैंग्रेस और सैके उनके क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही लैंग्रेस उनके क्रिस्टल को उड़ाने लगता है हम देखते हैं फिनरल अपनी पावर से उसकी पावर को कैंसिल आउट कर देता है। तब फिनरल कहता है मैंने दूसरे स्पेशल मैजिक यूजर के साथ इस थ्योरी को टेस्ट किया था कि जब भी दो स्पेशल मैजिक स्पेल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो एक दूसरे के अटैक को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब तुम ध्यान से देखना लैंग्रेस, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। और तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग फिनरल की पावर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और तब हम देखते हैं हैमन लैंग्रेस के क्रिस्टल को ढूंढ लेता है और फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उन्हें वहाँ भेज देता है। तब लैंग्रेस कहता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो ब्रदर? लगता है तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी होगी। और तब हम देखते हैं हैमन और लियो अपोनेंट के क्रिस्टल तक पहुंच जाती है पर हम देखते हैं फ्रैगिल अपने स्नो मैजिक से उन्हें रोक देती है और कहती है मेरे स्पेल से तुम्हें नींद आने लग जाएगी जिससे तुम मुझ पर अटैक भी नहीं कर पाओगे। तब लियो कहता है मैं अभी बिल्कुल नहीं थका हूँ और वैसे भी ये मेरी बहन की ट्रेनिंग के आगे कुछ भी नहीं है। और तब हम देखते हैं हैमन सो जाता है और तभी हम देखते हैं लियो अपनी पावर को जगा लेता है और कहता है मैंने अपने सिर के सिंबल पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं एक दिन अपने भाई से भी आगे निकल जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं इस जगह तो बिल्कुल नहीं हार सकता। और तो वो अपने आसपास माना स्किन को एक्टिवेट कर लेता है और उनके क्रिस्टल पर हमला कर देता है और हम देखते हैं फ्रैगल अपने क्रिस्टल को बचा लेती है और उसके क्रिस्टल पर बस थोड़ी सी ही चोट आती है। तब लियो सोचता है मुझे और भी ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। तब फ्रैगल सोचती है जल्दी करो लैंग्रेस, मैं इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं फिनरल लैंग्रेस के अटैक को कैंसिल आउट कर रहा होता है और हम देखते हैं विज़र्ड किंग ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब किंग कहते हैं तो ये है वो जो फिनिस से शादी करेगा, पर फिर भी इसका मैजिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तब यहाँ वेनेसा कहती है बस फिनरल, तुम्हें तब तक टिकना होगा जब तक तुम्हारे साथी अपने अपोनेंट के क्रिस्टल को तबाह नहीं कर देते। तब लैंग्रेस कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि तुम मेरे नेचुरल एनिमी बनोगे। तो क्या तुम तब तक डिफेंस ही करते रहोगे जब तक हमारा क्रिस्टल टूट नहीं जाता? और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे लिए ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। तब फिनरल कहता है मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ लड़ने के लिए एक नई स्पेल तैयार की है। और तब हम देखते हैं फिनरल अपनी स्पेल को उनके ऊपर छोड़ देता है और जैसे ही सैके और लैंग्रेस उसे डॉज करते हैं हम देखते हैं वो स्पेल फिर से अपनी डायरेक्शन को मोड़कर उनके पीछे पड़ जाती है। और तब जैसे ही फिनरल का स्पेल सैके की डिफेंस स्पेल के साथ टच होता है हम देखते हैं सैके अचानक से गायब हो जाता है। तब फिनरल कहता है मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की पर फिर भी मैं एक भी अटैक स्पेल नहीं सीख पाया। तब लैंग्रेस कहता है रुको जरा, जो तुमने अभी किया वो एक अटैक स्पेल नहीं था। तब फिनरल कहता है ये स्पेल एनिमी का पीछा करती है और जैसे ही ये स्पेल उसे टच करती है ये स्पेल उसे किसी और जगह टेलीपोर्ट कर देती है और ये मेरी नॉर्मल स्पेल का एडवांस वर्जन है। तब विज़र्ड किंग एक्साइटेड होकर कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने दुश्मन को बिना हर्ट किए ही उससे छुटकारा पाने की स्पेल इजाद की है। ये तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। और तब हम यहाँ देखते हैं फिनरल ने सैके को कैप्टन यामी के वॉशरूम में टेलीपोर्ट कर दिया होता है जहाँ वो उसे मारने की धमकी दे रहे होते हैं। और तब फिनरल कहता है लैंग्रेस, कुछ ही टाइम बाद मेरे दोस्त तुम्हारे क्रिस्टल को तबाह कर देंगे और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा।
तब लैंग्रिस हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? इससे तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किसने सोचा था कि हमारी स्पेल्स एक जैसी निकलेंगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हारी वजह से मुझे अपने ग्रीन वॉर के मैजिक को एक्टिवेट करना पड़ रहा है। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते भाई। और तब हम देखते हैं उसके आसपास बहुत सारा स्पेशल मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। तब यहाँ आस्था सोचता है, मुझे ये बहुत ज्यादा इविल लग रहा है और मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं फील किया है। तब नोएल कहती है, मुझे लगता है मैंने भी इस मैजिक को कहीं फील किया है। और तब विज़र्ड किंग सोचते हैं। मुझे इस पे पहले से ही शक था। तब यहाँ लैंग्रिस कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब फिनरल सोचता है, मुझे पहले ही पता था कि मैं अपने भाई के मैजिक के सामने नहीं टिक पाऊंगा और इस टाइम कुछ गड़बड़ चल रही है और इसका मैजिक इस टाइम उनकी तरह लग रहा है। और तब आस्था और वेनिसा फिनरल को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। तब फिनरल कहता है, मैं नहीं जा सकता, ये मेरा छोटा भाई है। चाहे तुम्हें ये पसंद ना हो पर हम दोनों एक जैसे हैं। चाहे हमारी माएं अलग हैं पर फिर भी मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और मैंने तो अपनी फैमिली को छोड़कर सब कुछ भूलने की कोशिश की है। पर फिर भी लैंग्रिस, तुम चाहे जो मर्जी सोचो पर तुम मेरे छोटे भाई हो। तब फिनरल अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, बस करो लैंग्रिस, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम भूल जाओगे कि तुम असलियत में कौन हो। तब लैंग्रिस कहता है, तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो। तुम तो इतने डरपोक हो कि तुमने सभी को पीछे छोड़ दिया था और तुम तो लोगों को हर्ट करने से भी डरते हो। तो इसलिए अब ऐसे मत बनो जैसे कि तुम मेरे बड़े भाई हो। और उस पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं फिनरल भी अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं फिनरल का क्रिस्टल टूट जाता है और उसे भी बहुत चोटें लगती है। तब लैंग्रिस कहता है, अब तुम्हें पता लगा कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तब यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं सभी लोग फिनरल के अच्छे होने की वजह से उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और लैंग्रिस को ये सब कुछ सोच के बहुत जेलसी फील हो रही होती है और वो सोचता है, आखिरकार ये मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करता है? मैं इससे बहुत अच्छा हूँ। इस वजह से फादर और मदर मुझसे अच्छे से बात करते हैं, तो इसलिए मुझे इसे हर बार हराना होगा। और तब हम देखते हैं मैच खत्म होने के बावजूद भी लैंग्रिस फिनरल पर हमला करने लगता है। और तभी हम देखते हैं मैग्ना, लक और आस्था उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो और भूल जाओ इस मैच के बारे में। तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे हम तुम्हें मार डालेंगे। और हम देखते हैं बाकी ब्लैक बुल्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब यूनो सिल्क के साथ जुड़कर एक नई फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब तक हमने देखा आस्था और लैंग्रिस की टीम में टाई हो चुका होता है और अगला मैच कैप्टन रिल और लक के बीच होता है, जिसे कैप्टन रिल बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। और हम देखते हैं यूनो भी मैदान में कूद जाता है और उसका मैच जिस टीम के साथ होता है वो उस टीम को बहुत बुरी तरह हराता है। और तब विज़र्ड किंग फाइनल मैच को स्टार्ट करने की घोषणा करते हैं। और अब आगे जहाँ हम देखते हैं फाइनल मैच कैप्टन रिल और यूनो की टीम के बीच होता है। और तब वोल्टर कैप्टन रिल के लिए चाय ले आता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जब आपकी माँ आपकी अचीवमेंट्स के बारे में सुनेंगी तब वो बहुत खुश होंगी और आप पर प्राउड फील करेंगी। तब रिल कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो फिर ठीक है, अब तो मैं अगले मैच को जरूर जीतूंगा। तब वोल्टर कहता है, अब आपको सबको बताना होगा कि आप मैजिक नाइट स्क्वाड की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट कैप्टन क्यों हो। तब कैप्टन रिल के दोनों साथी सोचते हैं, पिछले दोनों मैचों से कैप्टन रिल ही हमारी टीमों को चला रहे हैं, तो शायद हम इस बार ये मैच जीत भी जाए। पर फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम दोनों रॉयल नाइट्स के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। तब इयन कैप्टन रिल की टीम से कहता है, आप सभी लोगों से विनती है कि आप हम पर थोड़ा रहम दिखाना। और तब उसकी इनर वॉइस कहती है, देखना हम तुम्हें बहुत बुरी तरह हराएंगे। और तब वो अपने मशरूम के जरिए नोवेल को भी मोटिवेट करने लगता है। तब नोवेल उसे चुप कराकर कहती है, अब तुम चुप कर जाओ, क्योंकि मैं आस्था की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी परवाह है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे स्क्वाड का मेंबर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस टाइम मिमोसा के साथ है या फिर किसी और के साथ। तब यूनो सिल्प से कहता है, तो चलो फिर अब हमारा कमाल दिखाने का टाइम आ चुका है। तब सिल्प कहती है, तो इसका मतलब अब मेरे शाइन करने का टाइम आ चुका है। तब कुछ लोग कहते हैं, तो क्या इसका मतलब जब इसने हमें हराया था तब ये अपनी पूरी पावर से हमला नहीं कर रहा था? तब कैप्टन रिल यूनो को देखकर कहता है, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। लगता है अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट ही अपना अल्टीमेट
मास्टरपीस बना पाऊंगा। तब यूनो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं और कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और तब हम देखते हैं वॉल्टर और सिल्प यूनो और कैप्टन रिल की जीत को लेकर लड़ने लगते हैं। तब विज़र्ड किंग सोचते हैं। तो फिर ये अब स्टार्ट हो चुका है और इसी के बाद हमें विनिंग टीम मिलेगी। तब लियो सोचता है मैं इस मैच को पूरे ध्यान से देखूंगा ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा तैयार कर सकूं। और यहाँ आस्था को होश आ जाता है और वो उठते ही लैंग्रेस के बारे में पूछने लगता है। और तब मिमोसा उसे आराम करने के लिए कहती है। तब आस्था कहता है पर अभी वो खत्म नहीं हुआ है। तब मैग्ना कहता है वो खत्म हो चुका है तो इसलिए आराम करो। तब आस्था कहता है तुमने सही कहा, और ये भी सच है कि हमारी टीम हार चुकी है। तो फिर अब फिनरल कैसा है? तब मिमोसा कहती है उसके घाव अभी बहुत ज्यादा गहरे हैं, तो इसलिए उसे कैसल के मेडिकल टावर ले जाया गया है। तब आस्था कहता है तो फिर यूनो और उसकी टीम क्या कर रहे हैं? तब मैग्ना कहता है वो अपना मैच जीत चुके हैं और अब फाइनल मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। और तब हम देखते हैं उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और यूनो कहता है मैं यहाँ एक्वाडियर के कैप्टन को संभालता हूँ। और तब हम देखते हैं यूनो तेजी से उड़ते हुए अपने अपोनेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है और रिल उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। तब उसके टीममेट्स कहते हैं इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब एक पर्सन कहता है जैसे कि हमने सोचा था वो गोल्डन डॉन का लड़का कैप्टन रिल की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए अब हमारे पास उनके क्रिस्टल को तोड़ने का मौका है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल और यूनो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं उन दोनों की पहली स्पेल एक दूसरे के हमले को काट देती है। तब यूनो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था इस पर्सन को फेस करना बाकियों से मुश्किल है। तब कैप्टन रिल कहते हैं तो ये है वो नया लड़का, अब मुझे इसकी पावर के बारे में समझ आ रहा है। तब यहाँ लियो और क्लाउस कहते हैं तो इन दोनों ने अपनी पावर से एक दूसरे को ग्रीट किया है, पर अभी भी ये अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहे हैं। तब सैके सोचता है इन दोनों की पावर तो सच में बहुत कमाल की है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल के साथी यूनो के क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देते हैं। और तब यहाँ नोवेल और एनवी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही एन अपने मैजिक से उन्हें रोकने लगता है, हम देखते हैं वो लोग उसके मशरूम को नीचे फेंक देते हैं और उन दोनों का मैजिक उनके क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगता है। पर हम देखते हैं नोवेल अपने डिफेंस मैजिक से उनके मैजिक को रोक देती है। और तब एक पर्सन कहता है इनका डिफेंस तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है हमें भी अपने डिफेंस को यूज करके इनको रोकना होगा। तब यहाँ नोवेल सोचती है जैसे कि हमने सोचा था ये कैप्टन रिल से अलग हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमें डिफेंस पर फोकस करना होगा और अपने क्रिस्टल को बचाना होगा। और अब कैप्टन रिल को संभालने की जिम्मेदारी यूनो अब तुम्हारी है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल और यूनो आपस में लड़ रहे होते हैं और कैप्टन रिल को इस मैच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो दोनों मैजिक के मामले में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल अपने पिक्चर मैजिक से यूनो की तरफ फायर बॉल्स को फेंकते हैं और यूनो उन सभी को डॉज कर लेता है और सिल्प की मदद से कैप्टन रिल पर अपने विंड मैजिक से हमला कर देता है। और हम देखते हैं कैप्टन रिल फिर भी उससे बच जाते हैं और अपने क्रिस्टल को बचाते हुए यूनो की स्पेल से बच रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और तब कैप्टन रिल अपने मैजिक को यूज करके यूनो को कैद कर लेते हैं और कहते हैं लगता है मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। और तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से कैप्टन रिल के मैजिक को तोड़ देता है और उन पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन रिल यूनो के मैजिक को रोक लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं तुम्हारी ये लिटिल स्पिरिट फ्रेंड तो बहुत क्यूट है और लगता है मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और फिर भी मुझे अपने मास्टरपीस को बनाने की कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। और तब यहाँ सिल्प कहती है आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे अपने पिक्चर मैजिक से हमारे सारे अटैक्स को रोक रहा है। तब यूनो कहता है सिल्प अब वक्त आ चुका है, वैसे तो मैं इसे फाइनल्स में आस्था के खिलाफ यूज करना चाहता था, पर अब मुझे इसे अभी यूज करना होगा क्योंकि मैं एक मैजिक नाइट कैप्टन के सामने खड़ा हूँ जो कि इसके लायक भी है। और तो वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और तब हमें बताया जाता है कि जब एक बार एक लड़ाई में यूनो ने अपने पांचों के पांचों सेंसेस खो दिए थे, तब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, जिससे उसकी माना कंट्रोल करने की पावर भी बढ़ गई थी। और
जब कैप्टन मरियलोना ने मानस स्किन ट्रेनिंग करवाई थी तब से यूनो ने अपने अंदर के मोना को कंट्रोल करना अच्छे से सीख लिया है और तब उसने इसके बाद इसकी मदद से अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा एडवांस किया, जिस वजह से वो अब स्पिरिट मैजिक को अपने अंदर समा सकता है। और तब यूनो कहता है, आस्था अब वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें पीछे छोड़ने जा रहा हूँ और देखना मैं हमेशा तुमसे जीतूंगा। और तब यूनो सिल्क के साथ जुड़कर एक नई फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ विज़र्ड किंग सोचते हैं, इस मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट्स चाहिए और तुमने इन दोनों को हासिल कर लिया है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशंस यूनो। तब कैप्टन रिल भी इस मैजिक को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, अब मुझे फील हो रहा है यूनो कि अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और तब वो दोनों अपनी मैजिक की फुल पावर से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं जैसे उन दोनों का मैजिक टकराता है वहाँ आसपास बहुत तेज रोशनी हो जाती है और उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उनके अटैक्स को नहीं देख पा रहा होता। तब कैप्टन रिल सोचते हैं, देखिए माँ, मैंने आखिरकार कर ही दिखाया। तब यूनो और कैप्टन रिल सोचते हैं, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी किसी के साथ अपनी पूरी पावर से लड़ने में इतना ज्यादा मजा आने वाला है। तब मिमोसा कहती है, यूनो तो सच में कितना कमाल का है। तब यहाँ आस्था कहता है, आखिरकार क्यों मैं इस टाइम यूनो के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। तब यहाँ यूनो सोचता है, चाहे ये एक कैप्टन है फिर भी मैं जीत कर रहूंगा। और तब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला कर देते हैं जिससे कैप्टन रिल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, चलो फिर साथ मिलकर अपना एक अल्टीमेट मास्टरपीस बनाया जाए। और तब हम देखते हैं यूनो और कैप्टन रिल दोनों को बहुत दिक्कत हो रही होती है पर वो दोनों फिर भी हार नहीं मान रहे होते। और तब यूनो जैसे ही थोड़ी और ताकत लगाता है हम देखते हैं कि कैप्टन रिल का क्रिस्टल टूट जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन रिल कहते हैं, आखिरकार ये कैसे हो गया? अभी तो यहाँ पर मजा आना शुरू हुआ था और इसके अटैक ने तो क्रिस्टल को हिट भी नहीं किया। तब यहाँ किंग कहते हैं, आखिरकार ये टूटा कैसे? तब विज़र्ड किंग कहते हैं, मेरे हिसाब से रिल का मैजिक इतना ज्यादा इंटेंस था कि उसके आगे उसका क्रिस्टल टिक ही नहीं पाया। और तब यूनो के जीतने की अनाउंसमेंट हो जाती है और तब वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं, ये फाइनल मैच तो किसी और ही लेवल पर था। इन दोनों के मैजिकल पावर्स ने तो हमें हिलाकर रख दिया और इससे हमें ये पता चलता है कि उस नए लड़के की पावर कैप्टन रिल की पावर जितनी है। जिसे सुनकर क्लाउस बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए कहता है, वो इसलिए जीता क्योंकि उसके ओपोनेंट ने अपने क्रिस्टल को खुद ही तोड़ लिया, तो इसलिए हमें उसे इतना भी ताकतवर नहीं समझना चाहिए। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल जोर जोर से रोने लगते हैं और तब वोल्टर उनके पास आकर कहता है, आप रोइए मत कैप्टन रिल, अगर मैं जज होता तो मैं आपको ही विजेता घोषित करता। तब कैप्टन रिल कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? तब यूनो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब वोल्टर कहता है, सही कहा, चाहे दूसरों के लिए मास्टर रिल जीते ना हो पर आप मास्टर रिल इस फ्रस्ट्रेशन को एक मोटिवेशन की तरह यूज कर सकते हो ताकि आप अपना नेक्स्ट मास्टरपीस बना सके। और मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपकी माँ भी यही चाहती है। और तब कैप्टन रिल वोल्टर को थैंक यू कहते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, अब रॉयल नाइट्स का सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका है और हाँ, अब मैं विनर को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और चाहे कैप्टन रिल की टीम हारी हो पर फिर भी वो सेमीफाइनल्स तक पहुँचे हैं और जो बाकी टीम हारी है उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं। हम लोग आज के मैच की सभी की परफॉर्मेंस को चेक करके ये तय करेंगे कि उनमें से कौन 10 या 20 रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट होंगे। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तब विज़र्ड किंग सोचते हैं, यहाँ पर हर एक पर्सन के पास बहुत अच्छा मैजिक है, तो इसलिए इनमें से रॉयल नाइट्स के लिए लोगों को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तब किंग कहते हैं, आप सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया है। आज जो आपने लड़ाई में स्पिरिट दिखाई है वो सच में बहुत कमाल की थी और आप सबका मैजिक भी बहुत कमाल का है। और जिस तरह मैं देख रहा था उस हिसाब से तो आप में से कोई भी टीम विनर बन सकती थी, पर अगर मैं सच कहूँ तो आप सभी में से सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया है, क्योंकि अगर मैं ना होता तो ये चीज कभी नहीं होती और ना ही द रॉयल नाइट मैजिक स्क्वाड बनती। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेट हूँ, तो जल्दी से मेरी तारीफ करो। और तब विज़र्ड किंग कहते हैं, आप जरा शांत हो जाइए। ये सभी लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन सभी ने रॉयल नाइट्स को ज्वाइन करना था। ये सभी लोग यहाँ पर इस किंगडम को द आई ऑफ मिडनाइट सन से बचाने आए थे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इनका ये सोचना ही काफी है? तब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस किंग से अच्छा होता कि विज़र्ड किंग ही असली किंग होते।
क्या हम इन्हें यहाँ का किंग नहीं बना सकते? तब विजिट किंग कहते हैं, तो अब जो भी रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट होंगे मुझे उन पर बहुत नाज होगा। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। तब विजिट किंग कहते हैं, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये एग्जाम सच में सक्सेसफुल रहा। तब मार्क्स कहता है, इस बात पर तो मैं भी एग्री करता हूँ। और अब तो आपने ये भी पता लगा लिया है कि मैजिक नाइट्स में से वो कौन है जिसे द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे ही लैंग्रेज रिकवर होगा तब हम इस बात की तय तक जाएंगे। तब विजिट किंग कहते हैं, वैसे तो मैं सब पे शक नहीं करना चाहता, पर लगता है अभी भी काफी कुछ सामने आना बाकी है, तो इसलिए अभी हमें और ज्यादा ध्यान रखना होगा। और तब यहाँ मिमोसा आस्था को देखकर सोचती है, चाहे मैजिक से इसके घाव ठीक हो चुके हैं, पर इसके दिल के घाव अभी भी गहरे हैं। और तब क्लाउस मिमोसा को वहाँ लेने आ जाता है। तब नोएल कहती है, अब मैं इसका ख्याल रख लूंगी, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तब हम देखते हैं यूनो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है। तब आस्था कहता है, यूनो देखना, एक दिन मैं तुम तक जरूर पहुँच जाऊंगा और वो मैं ही होऊंगा जो कि विजिट किंग बनेगा। तब यूनो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें खुद तक पहुँचने दूंगा? और वो वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ जोरा अपने फादर के द्वारा बनाई हुई डोल को और उनकी बातों को याद कर रहा होता है और कहता है, दोस्त जो एक दूसरे की मदद करते हैं, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ। तब यहाँ विजिट किंग उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, क्या तुम अभी जा रहे हो? और हाँ, सबकी गलतियाँ बताने के लिए थैंक यू। चाहे तुम उन बातों को थोड़े अच्छे से भी कह सकते थे, पर मुझे पूरा यकीन है कि जो सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी बात सही लगी होगी। और हमें तुम्हारी ट्रैप मैजिक और तुम्हारी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम द रॉयल नाइट मैजिक एग्जाम को भी पास कर लोगे। तब जोरा कहता है, आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता है कि मैं पर्पल ऑर्कस का वाइस कैप्टन नहीं हूँ और मेरा नाम जर्क्स भी नहीं है। तब विजिट किंग कहते हैं, सही कहा। वैसे तो मैं तुम्हें एक बहरूपिये के तौर पर शाबाशी नहीं दे सकता, पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही मैजिक नाइट हो और तुम्हारा नाम जोरा है। और बहुत टाइम पहले मैं लड़ाई के मैदान में एक मैजिक नाइट से मिला था जिसका नाम ज़ारा इडियाले था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस कंट्री को बचाया था और वही एक कारण है जिस वजह से हमने स्टार सिस्टम चलाया था, ताकि उस जैसे मैजिक नाइट्स को उनका सही हक मिल सके। पर मैं फिर भी ये मानता हूँ कि अभी भी हमारे बीच कुछ ऐसे मैजिक नाइट्स हैं जिन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी स्क्वाड की रोप पहन लेनी चाहिए, जोरा आइडियाले। तब जोरा कहता है, मुझे नहीं पता आप किस चीज की बात कर रहे हो। मैं तो बस एक कॉमनर हूँ जो कि कभी भी एक सुपर मेज नहीं बन सकता। गाइस आज की लड़ाई तो सच में बहुत कमाल की थी। यूनो और रिल की पावर को देखकर तो मुझे भी गूज़बम्प्स आ गए। पर अब तो ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि कैसे आस्था यूनो की इस नई पावर को सरपास करेगा। और अगर ये जोरा मैजिक नाइट्स का हिस्सा है तो ये किस टीम का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे वाले एपिसोड्स में पता लगेंगे।